नमस्कार। दूरदर्शन के सरोकार में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया विश्व क्षय रोग दिवस मना रही है। हर वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है और टीबी बीमारी जिसे क्षय रोग कहते हैं उसके कारक क्या हैं, कैसे बीमारी होती है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले हम आपको हमारे जो विशेषज्ञ अतिथि हैं इस कार्यक्रम में उनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं। मैं ठीक दाहिनी और मौजूद हैं डॉक्टर माला श्रीवास्तव। माला श्रीवास्तव जी अपर निदेशक हैं यक्षमा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र पटना की। आपका बहुत बहुत स्वागत माला जी इस कार्यक्रम में। और माला जी के ठीक बगल में डॉक्टर राजीव पाठक मौजूद हैं। राजीव पाठक जी WHO NTEP कंसल्टेंट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज हमने जैसा पहले ही बताया कि आज विश्व क्षय रोग दिवस है और पूरी दुनिया इसे मना रही है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाने की वजह क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर माला श्रीवास्तव जी से। माला श्रीवास्तव जी, आज पूरी दुनिया जो है वो विश्व क्षय रोग दिवस मनाती है। आखिर ये जो बीमारी है क्षय रोग, ये बीमारी आखिर है क्या? और अगर हम बात करें कि इस बीमारी की, तो भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि भाई टीबी फ्री जो है वो 2025 तक हम लोग कर लेंगे। तो इस दिशा में कितना आगे हम बढ़े हैं? सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि क्षय रोग बीमारी आखिर होती क्या है? क्षय रोग बीमारी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है। ये शरीर के सभी अंगों में हो सकती है। मूलतः ये फेफड़ों में होती है। 90% मरीज फेफड़े के रोग से ग्रसित होते हैं और बाकी 10 से 15% अन्य अंगों में, जो दिमाग से लेके, मतलब कहा जाता है कि बाल और नख को छोड़कर शरीर के किसी अंग में क्षय की बीमारी हो सकती है। किसी भी अंग में क्षय की बीमारी हो सकती है। लेकिन ये लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। डॉक्टर राजीव, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ऐसा मैम ने बताया कि भाई ये किसी भी अंग को प्रभावित करता है और इसमें जो है ये अलग अलग कारक होते हैं, लेकिन लक्षण क्या हैं इसके? कैसे पहचाने कि भाई टीबी की बीमारी मुझे हो रही है या जो भी मरीज है उन्हें हो रही है, इसकी पहचान कैसे करें? इसके लक्षण क्या होते हैं? वस्तुतः जब टीबी का इन्फेक्शन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, तो सबसे पहले वो लंग को ही इन्फेक्ट करता है, क्योंकि श्वसन के माध्यम से जो बैक्टीरिया है हमारे लंग को में जाते हैं और वहाँ वो इन्फेक्ट करते हैं। इसके उपरांत अगर हमारी इम्यून सिस्टम या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जैसे जैसे कम होती है, वो इन्फेक्शन है वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद जो ज़्यादातर देखा गया है कि 2 सप्ताह से अगर ज़्यादा की खांसी अगर हो रही हो या बुखार हो रहा हो, 2 सप्ताह से अधिक की खांसी हो रही है, तो सचेत होने के लिए वो बहुत इसकी शुरुआत होती है। इसके उपरांत अगर बुखार आ रहा हो लगातार और उसका कोई कारक नहीं मिल रहा हो कि 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी हो रही है, वज़न में कमी महसूस होती है कि जो वज़न था अचानक वो वज़न धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ अगर रात्रि में, जैसे वयस्कों में ये ज़्यादातर होता है कि रात में अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वो भी एक कारक है। इसके अलावा अगर बलगम में खून के छींटे मुझे मिल रहे हैं, वो हो सकता है। अचानक व्यक्ति में थकान महसूस होने लगे कि कार्य करने के पास पहले बहुत स्वस्थ था लेकिन अचानक वो थकान महसूस करने लगता है। और साथ साथ सीढ़ियों पे के चढ़ने में या तेज़ चलने में उसको श्वसन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसको दिक्कत होने लगती है। ये सब कारक जो है, ये जो भी लक्षण हैं वो इंगित करते हैं कि टीबी हो सकती है। हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि टीबी के ये कारक हैं, ये लक्षण हैं, और उसके उपरांत जांच के उपरांत ही हम सिद्ध कर सकते हैं। तो कई कारक हैं टीबी के जो अगर आपके वज़न कम हो रहा है, अगर खांसी की लगातार समस्या हो रही है और इसके साथ साथ अगर बलगम में खून आता हो, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है, जैसा कि डॉक्टर राजीव पाठक ने बताया। मैम से बात करते हैं। मैम, जैसा कि लक्षण के बारे में भी डॉक्टर राजीव ने बताया, लेकिन ये अगर है कि भाई अगर संक्रमण हो रहा है तो इसके उपरांत उन्होंने कहा कि जांच की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि टीबी के कई प्रकार हैं, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं टीबी के? जैसे एक तो लंग टीबी हो गया जी, दूसरा दिमाग में होती है मेनिंजाइटिस, टीबी मेनिंजाइटिस। इसके लक्षण होंगे कि बुखार रहेगा, मरीज कंफ्यूज दिखेगा, गर्दन जो है वो अकड़ जाती है, तो इससे लगता है कि उसको
सेरेब्रल मलेरिया मेनिंजाइटिस हो रहा है टीबी का। उसके बाद आँखों की टीबी भी होती है, बहुत रेयर है लेकिन होती है। ग्लैंड टीबी ज़्यादा मशहूर है, वो कहीं भी किसी जगह ज़्यादातर सर्वाइकल रीजन में होता है। एक गिल्टी हो जाती है और वो गिल्टी एंटीबायोटिक वगैरह से नहीं ठीक होगी और मरीज को भूख कम लगेगी, वज़न कम होगा, तो हम लोग को लगता है कि कोई और चीज़ है। उसके लिए हम लोग जांच करवाते हैं, उसमें से एक पदार्थ निकाल कर उसका टेस्ट करवाया जाता है, FNAC कहते हैं उससे पता चलता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण है। पेट की टीबी भी हाँ, पेट की टीबी भी है। अगर किसी का पेट खराब रहे हमेशा, ठीक नहीं हो, या पेट में पानी आ जाए, या उसे पेट में दर्द अक्सर रहे, तो किसी तरह से वो हर एक जांच में कोई लक्षण ना मिले तो लगता है कि इस टीबी की बीमारी हो सकती है। हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें लिम्फ नोड इनलार्ज मिलता है, तो इससे जांच, अगर पेट में पानी हो गया है तो उस पानी की जांच करवाते हैं निकाल कर, तो उससे पता चलता है कि टीबी है उसको। चलो, तो टीबी के अलग अलग जो हैं वो प्रकार हैं और अलग अलग प्रकार के लक्षण भी जो हैं अलग अलग हैं, तो काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है इस बीमारी में कि आप सचेत रहेंगे। अगर सचेत रहेंगे तो फिर स्वस्थ रहेंगे। अगर बीमारी हो भी जाती है तो इसका निदान संभव है। किस तरह से निदान होगा इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन राजीव जी से, डॉक्टर राजीव जी से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राजीव जी, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि भाई अलग अलग जो टीबी हैं उनके लक्षण अलग अलग होते हैं, तो क्या जो एक उम्र सीमा, क्या एक उम्र सीमा में भी अलग अलग लक्षण होते हैं? जैसे अगर बच्चों की बात हम कर लें कि बच्चों की टीबी अलग है या फिर बुजुर्गों की टीबी में अलग लक्षण होते हैं, क्या कुछ ऐसा खास होता है क्या? वस्तुतः अगर टीबी बीमारी को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं ब्रॉडली। पहला है पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़ों को तक सीमित होती है और लंग पैरेन्काइमा जो होता है उसको वो प्रभावित करती है, और इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग में वो बीमारी हो सकती है। और जो अन्य अंगों में जो बीमारी होती है, जिस अंग को वो संक्रमित करती है या जहाँ डिजीज़ होता है, उसके आधार पर वो लक्षण हमें मिलते हैं, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। जैसे अगर रीढ़ की हड्डियों में हो रहा है तो वहाँ दिक्कत होगी, जोड़ों में हो रहा है तो वहाँ दिक्कत होगी, हड्डियों में होता है वहाँ दिक्कत होगी, और अन्य जो भी अंग हैं अगर वहाँ पर होती है तो उसी के आधार पर दिक्कत होती है। मैडम ने जैसे बताया कि खासकर जो आंतों में जो बीमारी होती है तो उसके अलग लक्षण होते हैं। अब अगर उम्र को देखा जाए तो दो एक्सट्रीम उम्र माने जाते हैं। पहला है बच्चे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और वो जल्दी इन्फेक्टेड होते हैं और डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। और दूसरा होता है कि ज़्यादा जो उम्र दराज लोग होते हैं, 60 साल या उससे ऊपर के जो लोग होते हैं, उनमें भी इम्यूनिटी की कमी होती है और वो अगर इन्फेक्टेड हैं तो वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये दो एक्सट्रीम के बीच में जो लोग हैं वो ज़्यादातर लंग के डिजीज़ से प्रभावित होते हैं। लंग का जो पैरेन्काइमा वो इन्फेक्टेड ज़्यादा होता है। बच्चों में ज़्यादातर हमें ग्लैंड टीबी ज़्यादा मिलती है या आंतों की टीबी ज़्यादा हमें मिलती है। और जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग में लंग के डिजीज़ ज़्यादा मिलते हैं। और हो सकता है कि डिसेमिनेशन अगर होता है कि अगर बैक्टीरिया डिसेमिनेट होकर के जिस भी अंग को प्रभावित करता है तो उसके लक्षण मिलते हैं और उस तरह का वो डिजीज़ फॉर्म करता है। चलिए, तो दो महत्वपूर्ण, यानी बच्चों को और बुजुर्गों को काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है, इसलिए दोनों को टीबी रोग के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा तो हर रोग के मामले में बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस रोग में भी उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर माला, ये बताएं कि जैसा सर ने भी बताया कि भाई दो लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें सरकार की योजनाएँ क्या हैं? किस तरह से अगर किसी को टीबी हो जाती है तो सरकारी सहायता किस तरह से मिलती है? सरकारी प्रक्रिया क्या है सहायता लेने की, और किस तरह से सरकार मदद करती है कि भाई टीबी का सफल इलाज हो सके? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग प्रिवेंशन पे ध्यान दें जी। बचपन में बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसे BCG का वैक्सीनेशन दे दिया जाता है। ये टीबी से बच्चों को बचाता है जी। जन्म लेते ही BCG का टीका काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबको लेना ही चाहिए। और उसके बाद लक्षण देखा जाए, जैसे बच्चों में हम लोग ज़्यादातर बच्चे खांसी होती है लेकिन उनको बलगम भी नहीं आएगा। बच्चों का ग्रोथ अगर कम हो, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हों, बच्चे ठीक से खा पी नहीं रहे हों, तो ध्यान जाना चाहिए कि उनको टीबी हो सकता है। उनका जांच हम लोग करवाते हैं। कौन सी जांच होती है इसमें? देखिए, छोटे बच्चों में अगर बलगम हम लोग ले लें तो बलगम लेके उसका जांच हम लोग कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं,
ट्रूनेट पे बलगम की जांच होती है। एक्सरे हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा बच्चों में पता चलता है एक्सरे से कि इन लोगों के छाती में उसका रोग है कि नहीं है। और फिर तो ट्रूनेट में बलगम की जांच हो, उससे पता चले कि उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिल जाएगा। काफ़ी साइंटिफिक है ये जांच और इससे पता चल जाता है बिल्कुल कि हाँ है या नहीं है बीमारी। उसके बाद उसका तुरंत इलाज शुरू कर दिया जा सकता है। चलिए डॉक्टर राजीव, तो जैसा मैम ने बताया कि भाई अगर बलगम मिल जाता है तो उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और बच्चों को टीका लेने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर टीका आप ले लेते हैं तो इस रोग के होने की संभावना ना के बराबर होती है, इसलिए बच्चों में टीकाकरण काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और उसकी जाँच करवाएँ। जाँच के कई तरीके हो सकते हैं जैसा कि मैम ने बताया। डॉक्टर राजीव, जैसा कि अभी बताया मैम ने कि जांच के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर हम फेफड़े के टीबी की बात करें जो फेफड़े में होता है, आमतौर पर ये टीबी काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं इससे, तो इसका इलाज कैसे संभव होता है, क्या प्रक्रिया है इसके इलाज की? इलाज की प्रक्रिया है कि जैसे ही हमें जानकारी मिलती है कि टीबी डिजीज़ है, हम उनकी मरीज़ों की काउंसलिंग करते हैं, उनकी फैमिली की काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसकी इस बीमारी का पूर्ण इलाज है और आप स्वस्थ हो सकते हो। सबसे पहले होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि लोगों को लगता है कि टीबी हो गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। ठीक नहीं हो सकती ऐसा, हाँ, ये लोगों को लगता है, तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे अगर सही तरीके से सही दवाइयाँ आप खाएँ। और उसके उपरांत उन्हें जो हमारा वो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है, जो साधारण टीबी के मरीज़ होते हैं, उनकी 6 महीने की दवाइयाँ आती हैं। उन दवाइयों का उपयोग उनको करना होता है, जिसमें कि 2 महीने की जो गहन पक्ष जिसको कहते हैं, जो इंटेंसिव फेज़ कहा जाता है, उसमें 4 तरह की दवाइयाँ हम लोग देते हैं। और उन 4 तरह की दवाइयाँ एक कॉम्बिनेशन में ही आता है हमारा, कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का पिल आता है और उसको वजन के अनुसार, मरीजों के वजन के अनुसार जी पहले डॉट्स प्रक्रिया चला करती थी इसमें, लेकिन इन दिनों अब बदलाव कुछ किया गया। तो क्या बदलाव हुए हैं जो डॉट्स तरीका होता था पहले और अभी किस तरीके से इलाज? आज भी डॉट्स ही है जी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी, तो डॉट्स ही हैं वो। लेकिन पहले होता था कि इंटरमिटेंट रेजिमेन चलता था कि सप्ताह में 3 दिन ही दवाइयाँ दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में प्रतिदिन दवाइयाँ दी जाती हैं। और डॉट्स एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, और उसके लिए हम लोग आशा हैं या कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं, और अगर हो सके तो उनके परिवार के ही कोई सदस्य हैं, उनको चुन लिया जाता है, जिसको ट्रीटमेंट सपोर्टर कहा जाता है, जो कि मरीज को सहयोग करते हैं ट्रीटमेंट में। तो उनके द्वारा उनको प्रतिदिन दवाइयाँ दी जाती है। 2 महीने का गहन पक्ष जैसे ही खत्म होता है, उनका फॉलोअप किया जाता है, उनके बलगम को देख की जांच की जाती है माइक्रोस्कोपी से कि अब टीबी के जीवाणु आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और साथ साथ क्लिनिकली भी इवेल्युएट किया जाता है कि पहले से स्वस्थ हो रहे हैं कि नहीं, उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, भूख अच्छी तरह से लग रहा है कि नहीं, खांसी में कमी आई कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके प्रांत अगर सही पाया जाता है तो फिर 4 महीने का हम कंटिन्यूएशन फेज या सतत चरण के रूप में उनको दवा देते हैं। इसमें 3 तरह की दवाई आती है, एक दवा कम कर दी जाती है, और ये 6 महीने लगातार दवा खाने के बाद पुनः उनको क्लिनिकली इवेल्युएट किया जाता है कि वो स्वस्थ हुए कि नहीं, और अगर बलगम आ रहा हो तो बलगम की भी जांच की जाती है कि उनके सारे जीवाणु खत्म हुए या नहीं है, और उसके उपरांत हम उनको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का कहते हैं कि ये सक्सेसफुली ट्रीट हो गए। जी, पूरी प्रक्रिया जो होती है वो कितनी लंबी होती है, कितने दिनों की होती है? ये पूरी प्रक्रिया साधारण टीबी में 6 महीने की होती है, लेकिन अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है किस तरह, तो उसमें 2 तरह की पद्धति अपनाई जाती है। जो शॉर्ट ओरल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि 9 से 11 महीने की दवा दी जाती है। 9 महीने की दवा होती है, अगर ज़रूरत पड़े तो 2 महीने और बढ़ाया जा सकता है। और इसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है कि अगर लगता है कि ये कुछ कठिन बीमारी है या कॉम्प्लिकेशन इसमें है, तो हम उनको 18 महीने की वो दवा देते हैं। उस 18 महीने में अगर ज़रूरत पड़े तो 2 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है जी। अभी सरकार के माध्यम से जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसका 6 महीने का एक शॉर्ट
कोर्स शुरू किया जा गया है और बिहार में भी कई बार ये होता है कि लोग बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं या खाते नहीं दवाइयाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए अगर कोई बीच में दवाई छोड़ दे? वस्तुतः ट्रीटमेंट सपोर्टर या जो सहयोगी होते हैं उनका काम ही है कि प्रतिदिन उन्हें दवा खिलाना और बीच में कोई भी ट्रीटमेंट ब्रेक नहीं हो इसका उपाय करना। लेकिन अगर किसी कारणवश छूट जाता है तो जितनी जल्दी हो सके उसके पुनः दवा शुरू की जाती है और उनको पूरा का पूरा जो चरण है उनको 6 महीने की दवा दी जाती है। इसमें देखा गया है कि अगर 1 महीने के अंदर वापस मरीज आ जाता है तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, जहाँ से उसने छोड़ा है उसको हम कंटिन्यू करके पूरी दवा का कोर्स देते हैं। लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा का गैप अगर हो जाता है तो उसको लॉस्ट टू फॉलो अप जो आउटकम होता है वो देना पड़ता है और पुनः उनको इवैल्यूएट किया जाता है और इवैल्यूएट करने के बाद देखा जाता है कि इस मरीज़ में अगर साधारण जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसमें कोई ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है और उसके उपरांत पुनः उसको दवा दी जाती है। यानी जो दवा है उसका सेवन लगातार करना चाहिए मरीजों को, बीच में दवा छोड़नी नहीं चाहिए। अगर किसी कारण से दवा छूट गई तो फिर तुरंत उन्हें चिकित्सक से सलाह करना चाहिए और फिर से दवा की शुरुआत करनी चाहिए। डॉक्टर माला, जैसा कि सर ने भी बताया कि भाई दवाई जो है वो बीच में ब्रेक नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में क्या है कि जो है दवाइयाँ वो काम नहीं करती हैं, जो अभी उन्होंने कहा कि ड्रग रेजिडेंस हो जाती हैं वैसे दवाइयाँ, तो वैसे में क्या मरीजों का इलाज वैसे मरीजों का कैसे किया जाता है? अगर मरीज के टेस्ट में फॉलोअप में पाया गया कि काम नहीं कर रही हैं या मरीज क्लिनिकली ठीक नहीं हो रहा है तो उसका स्पूटम लेकर उसका फिर से जांच किया जाता है। उसको फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऐसे कहते हैं, लाइन प्रोब से उसमें पता चलता है कि मरीज किस ड्रग से रेजिस्टेंट है। एक्चुअली जो नॉर्मल दवाएं हैं रिफेम्पिसिन, INH, कभी कभी इससे रेजिस्टेंट पेशेंट मिल जाते हैं और उन लोगों को ये नॉर्मल दवाएं काम नहीं करती हैं, तो इसलिए उन लोग का टेस्ट करवाया जाता है। फर्स्ट लाइन ऐसे में पहले तो नॉर्मल ट्रूनेट या सीबीनेट में पता चल जाता है कि रिफेम्पिसिन से सेंसिटिव है या नहीं है। अगर पता चला कि उससे सेंसिटिव है फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो उसका लाइन प्रोब ऐसे करवाते हैं। फर्स्ट लाइन में पता चलता है कि INH से वो सेंसिटिव है या नहीं है, या फिर सेकेंड लाइन प्रोब से कराते हैं, उसमें पता चलता है कि वो लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इन लोगों से भी तो रेजिस्टेंस नहीं है और उस हिसाब से जिससे वो सेंसिटिव आता है उस तरह की दवाएं उनको दी जाती है। चलिए, तो जो दवाई काम नहीं करती है उसकी पहचान पहले की जाती है, कौन सी दवा काम नहीं कर रही है और उसके बदले में दूसरी दवा उन्हें दी जाती है और मरीज इससे ठीक भी हो जाता है। डॉक्टर राजीव, ये जानेंगे कि एक भ्रांति है कि भाई जो है ये तो बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है, तो लोग छुआछूत की भावना काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताइए कि क्या उनसे कितनी दूरी रखनी चाहिए, क्या सही में छुआछूत की भावना सही है या फिर एक भ्रांति है इस तरह की? क्या है ये कि लोग कहते हैं कि भाई उसके साथ दूरी बना के रहनी चाहिए, या फिर जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है टीबी से उसे कहते हैं कि आप काम करना छोड़ दें, रोज़गार छोड़ दें या कहीं एक कमरे में कैद हो जाए, इस तरह की अवधारणा बनी हुई है। कितनी सत्यता है इस अवधारणा में डॉक्टर साहब? ये भ्रांति वर्षों से बनी हुई है लेकिन सच्चाई नहीं है। टीबी के मरीज हमारे और आपके जैसे ही होते हैं, सिर्फ वो टीबी की बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो चूँकि ये सांस से फैलने वाली बीमारी है और मरीज के खांसने, छींकने या बलगम या तत्र बिखेरने से ज़्यादा ये फैलती है। तो अगर आपको लगता है कि टीबी का मरीज़ है तो शुरुआती दौर में जहाँ पर जब वो ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाले होते हैं तो वहाँ थोड़ा परहेज़ ज़रूरी होता है और एक दूरी बनानी होती है। और अगर हम मास्क उस समय दे दें, शुरुआती दौर में अगर मरीज़ को मास्क दे दें या गमछा, या बोलते समय, खांसते समय या छींकते समय अगर गमछा हो या कोई कपड़ा हो वो दे दें तो वो सुरक्षा हमें मिल जाती है। कभी भी टीबी का मरीज हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से या उसी बर्तन का उपयोग करने से वो फैलता नहीं है। सिर्फ ये श्वास की बीमारी है और तभी जब वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो थोड़ी दूरी तो एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन साथ साथ मरीज़ को
के जो सहयोगी हैं या जो उनके घर वाले हैं उनको भी साथ मिलकर के उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी मानसिक अवस्था से मरीज़ गुजर रहा होता है जहां उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। वो दवा ले रहा होता है, शुरुआत में दवा के कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जिससे उसको दिक्कत होती है, तो उसको ओवरकम करना होता है और लगातार उन्हें 6 महीने या अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उनको 18 महीने तक दवा खानी है। तो पूरी तरह से उनको मानसिक रूप से सहयोग करना, मानसिक रूप से मजबूत करना कह सकते हैं, मजबूत किया जाता है। और कभी भी उन्हें कैद करके नहीं रखना है, उनको खुले हवा में टहलना है, घूमना है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। चलिए, अच्छा तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, और अगर आप ये मान बैठे हैं तो ये एक भ्रांति है, जैसा कि डॉक्टर राजीव ने भी बताया कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं। हाँ, थोड़ा परहेज जरूरी है क्योंकि ये श्वास की बीमारी है। डॉक्टर माला जी, ये जानेंगे कि सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है, किसको टीबी हो जाता है तो किस तरह की सहायता सरकार करती है, सरकारी अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं इसे लेकर? देखिए, सरकारी अस्पताल में आजकल टीबी मरीजों के लिए एक तो हम लोग पहले शुरू करें जांच से। जी, जांच की सारी सुविधाएं मौजूद है वहाँ पे, सारी सुविधाएं मौजूद है, निःशुल्क मौजूद है। वो जांच वहाँ पे अगर किसी को भी लगे कि मुझे टीबी कोई लक्षण है या पास पड़ोस के लोगों में मिलेगा तो ले जाके वहाँ जांच करवाएं। तो क्या इसके लिए कुछ खास अस्पताल हैं या भी किसी सारे अस्पतालों में सुविधा मौजूद है? आजकल तो ट्रूनेट की सुविधा हर एक हेल्थ सेंटर पे, हर एक ब्लॉक में मौजूद है, हर एक हेल्थ सेंटर पे मौजूद है। हाँ, ग्रास रूट लेवल पे जैसे कि वो आरोग्य मंदिर है, आम है, या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसको कहते हैं, उन सब जगह पे ट्रूनेट नहीं है, लेकिन वहाँ अगर पेशेंट आ जाए वहाँ तक तो उन लोगों को ट्यूब उपलब्ध है, उसमें उन लोगों का बलगम ले लिया जाता है और उसको जहाँ निकटतम जांच केंद्र पे भेज दिया जाता है। मरीज को नहीं जाना पड़ता है। वहाँ भेज देने के बाद वहाँ जांच होती है, उन लोग का रिपोर्ट आता है और दवाएं तो उसी सेंटर पे उपलब्ध होती हैं जहाँ इन लोग मरीज आसानी से पहुँच सकते हैं। इसलिए मरीज को जांच और दवाएं जो हैं वो क्या निःशुल्क उपलब्ध होती हैं? निःशुल्क उपलब्ध है, और सभी तरह की दवाएं, चाहे वो नॉर्मल टीबी हो, चाहे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, सभी दवाएं वहाँ उपलब्ध रहती हैं। चलिए, तो जो टीबी है उसकी पूरी प्रक्रिया जो इलाज की होती है वो निःशुल्क उपलब्ध है और दवाइयाँ भी निःशुल्क उपलब्ध है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखे तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं और पूरा ट्रीटमेंट जो होगा, पूरा इलाज जो होगा वह निःशुल्क होगा और इसकी दवाई भी निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा भी अगर हम इलाज तो कर ही रहे हैं पेशेंट का, उनके घर वालों के भी, हर एक घर वालों का लिस्टिंग होता है, उन लोगों की जाँच की जाती है, क्योंकि जो मरीज के कांटेक्ट में रह रहे हैं उनको टीबी होने की बहुत संभावना रहती है। तो हम लोग अगर सिर्फ टीबी के मरीज का इलाज कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि उससे हम लोग टीबी को हटा पाएंगे, क्योंकि उससे बहुत कम परसेंटेज कम होता है, 2.5 या कुछ। लेकिन अगर हम लोग जिन लोगों में टीबी होने की संभावना है या जो टीबी के साथ इन्फेक्शन है जिन लोगों में, उसका भी इलाज करते हैं, जिसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब 9 से 11% तक टीबी को ठीक करने की संभावना होती है, नहीं होने देने की। जो परिवार के लोग हैं उनकी भी जांच समय समय पे की जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीबी उनके अंदर भी फैल रहा हो। डॉक्टर राजीव, ये बताएं कि जैसा कि टीबी की बात हम लोग कर रहे हैं लगातार, तो खान पान, अभी तो दवाई की बात हो गई कि चलिए दवाई निःशुल्क मिलता है और लगातार दवाई का सेवन करना चाहिए, लेकिन खान पान की जो व्यवस्था है, मरीज का खान पान किस तरह का होना चाहिए? क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है इस बीमारी के बाद? खान पान में बदलाव की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अधिक पोषण उनकी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि टीबी के मरीज़ कमज़ोर होते हैं जी, या मालनरिस्ट होते हैं। तो अगर दवा दी जा रही है और उनका जो इम्यून सिस्टम को है अगर मजबूत बनाना है, तो हमको अच्छी प्रोटीन वाली प्रोटीन युक्त भोजन और आहार की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशियस भोजन की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन में वो अगर मांसाहारी हैं तो अंडा का सेवन कर सकते हैं, कलेजी वगैरह ले सकते हैं, और अगर शाकाहारी हैं तो दाल का नियमित सेवन करें, दूध ले सकते हैं, या उसी तरह से जो ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन है उसका ग्रहण कर सकते हैं। और प्रोटीन युक्त भोजन है उसे ग्रहण करने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह बीमारी का प्रकोप आप के अंदर आ गया है, बीमारी हो गई है अगर इस तरह की, तो आपको जो भोजन है उसमें काफ़ी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ और जोड़ दूँ कि भारत सरकार के द्वारा निक्षय पोषण योजना टीबी के मरीजों के लिए दी जाती है, और प्रत्येक मरीज़, चाहे वो
प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक हेल्थ में हो, कहीं भी अगर हमारा टीबी मरीज़ नोटिफाई होता है तो उनको इलाज के दौरान जितने दिनों तक इलाज चलती है, जितने महीनों की इलाज चलती है, प्रति माह 1000 रुपया उनको पोषण राशि दी जाती है। पोषण राशि भी दी जाती है जिससे कि वो सही तरह का भोजन ले सकें और अपना स्वास्थ्य बोझ न पड़े, आर्थिक बोझ से भी सरकार बचाती है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र बनने की जरूरत है। निक्षय मित्र मीन्स वो मरीजों के मित्र बनने की आवश्यकता होती है और हम उन मरीजों को गोद ले सकते हैं और गोद लेकर के उन्हें सही सहायता प्रदान कर सकते हैं। अच्छा पोषण लेकर के उन्हें काइंड के रूप में हम दे सकते हैं जी। जो फूड बास्केट हम प्रत्येक माह दे सकते हैं उन्हें, और साथ साथ उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं जिससे कि वो पूरी दवा का कोर्स करें और सही हो जाए। चलिए मैम, आपसे ये जानेंगे कि जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या सुझाव होगा, संक्षेप में एक सुझाव दें महिलाओं के लिए कि किस तरह से उन्हें टीबी से बचने के लिए, जागरूक होने के लिए क्या कहेंगे आप महिलाओं से? देखिए, महिलाओं के लिए ये कहना है कि वे, एक तो हमारे देश में या हमारे प्रांत में कहीं महिलाएं अपने खान पान पर ध्यान ज़्यादा देती ही नहीं हैं, वे कुपोषित होती हैं, प्लस उनमें अगर कोई चिन्ह आता है बीमारी का तो वे छिपा जाती हैं, अपने आप पे उतना ध्यान ही नहीं देती हैं कि जाके उसका इलाज करें, उसके बारे में कुछ करें। और फिर महिलाएं ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती हैं, खुले जगहों में नहीं रहती हैं, बंद कमरों में रहती हैं, जैसा गांव में अक्सर होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। उन लोग को भी अच्छा खान पान रखना चाहिए। ज़रा सा भी संदेह हो कि अगर खांसी है, 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो जाके इलाज करवाए। अगर भूख नहीं लग रही है या किसी और तरह का सिम्टम कहीं गिल्टी हो गया हो या कुछ, यानी महिलाओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के प्रति, जो महिलाएं जागरूक नहीं होती। डॉक्टर राजीव, एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप इस दिवस पर? संदेश ये कि भारत जैसे विश्व को यक्ष्मा मुक्त बनाना है हमें, और जो ग्लोबल टारगेट है उसी तरीके से भारत ने भी एक टारगेट दिया है, 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है, और जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को पूरा करना है जी। और इसके लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को और सभी समुदायों को एक साथ मिलकर के जागरूकता अभियान चलानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करें, और जो भेदभाव हैं, टीबी के मरीजों से जो भेदभाव हैं उसको ख़त्म करें, जो स्टिग्मा है उसको ख़त्म करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की खोज करके उन्हें लाभान्वित करें, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और वो स्वस्थ हो जाएं। साथ साथ वर्ष 2025 जो है टीबी प्रिवेंशन का वर्ष माना गया है, कि सिर्फ हम टीबी मरीजों की खोज और उनका निदान या स्वस्थ नहीं बनाएं, बल्कि जो हाई वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारा, जो टीबी जिनमें ज़्यादा होने, संक्रमण या बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है, उनके बीच में भी चलिए तो जागरूकता फैलाने के कहने की जरूरत है, और साथ ही साथ इसमें आप दोनों आए और कई महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि किस तरह से टीबी की जो बीमारी है उसे दूर किया जा सकता है, इसके लक्षण क्या है और कैसे इसे बचा जा सकता है, साथ ही सरकारी सहायता किस तरह से मिलती है। आज के सरोकार में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए अंक के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।